लोगों को अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। तालीम तो है लेकिन बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देने के लिए नहीं है, इसलिए लोग निकल रहे हैं। कराची पिछले 15 से 20 साल में कोई इतना काम हुआ नहीं है। कराची पे एक साथ हर चीजों पे काम करना पड़ेगा जब जाके कराची, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है कराची, कोई छोटा शहर नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आज तक हम कचरे और पानी तक से बाहर नहीं आए। बारिशें होती है तो पानी भर जाता है, पूरे साल कचरा पड़ा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिंध और मेरा ये शो है जबरदस्त बैठक, क्योंकि इस शो में हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनसे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जिनकी लाइफ के हवाले से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि जानने का दिल करता है कि जिंदगी में कोई इंसान जो कामयाब होता है उसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है रमीज मंसूर रूफी साहब, जिनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है और प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ दुबई भी काफी अरसा ये रहकर आए हैं, इनसे हम दुबई के एक्सपीरियंसेस जानेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग सिंध के ये सदर भी हैं और साथ ही समाजी शख्सियत भी हैं। इस वक्त ये सूबाई असेंबली के हल्के PS 110 से मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ लाने का। सबसे पहले तो आपसे हम जानेंगे कि आप, क्योंकि आप सोशल वर्किंग बहुत करते हैं, चैरिटी वर्क बहुत करते हैं, तो वहां से हम स्टार्ट लेते हैं कि ये बचपन से ही कहते हैं कि इंसान के दिल में ये बात आ जाती है कि लोगों की खिदमत की जाए, या बड़े होने के बाद? नहीं, ये बेसिकली आपके पास अपने बड़ों से ही आता है और जाहिर सी बात है हमारे भी जो बड़े थे वो ही करते थे सब, और उनके साथ जा के और शौक पैदा हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में भी मैं जब था तो लेबर कैंप्स वगैरह में काफी ये काम करता था। अब तकरीबन 5-6 साल से कराची में हूँ तो यहाँ पे काफी होता है, लेकिन ज्यादातर ये काम हो रहा होता है रमजान के दिनों में। ठीक है, पूरे साल राशंस वगैरह का ही चल रहा होता है, लेकिन रमजान में एक लोगों में जज्बा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से काम में तेजी बहुत होती है। बिल्कुल, हमारे मुल्क में आप जैसे लोग हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं लोग भूखे सोते नहीं है, वरना हम दूसरे ममालिक में देखें, इंडिया में ही देख लें तो वहां पर कितने लोग भूखे सो रहे होते हैं, कितनी वहां पर भी परेशानियां हैं। अच्छा, कम बैक जो आपने बताया कि दुबई में भी आपने लेबर के लिए काम किया, वो क्या था? दुबई में मुख्तलिफ एरियाज में लेबर कैंप्स हैं, तो उधर कई लेबर्स होती हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम होती है? लोग कहते हैं जी दुबई जाओ तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं लेबर्स का एक अलग सिनेरियो, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, बहुत ही कम है, उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, वो अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं खा सकते, उनकी भी कई प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए वहां पे भी, वहां कोई गवर्नमेंट की तरफ से फाउंडेशंस वगैरह के तो सिस्टम्स नहीं थे, लेकिन दोस्त यार मिलके ग्रुप्स बना के इस तरीके के काम करते थे। फिर ये कि वहां पे उनका लेबर्स के लिए हेल्पिंग हैंड किया जाता है। अच्छा, ये सोशल वर्किंग आपने बताया कि रमजान के अलावा जो राशन वगैरह होता है उनकी तकसीम किस तरह से होती है? फिर देखिए, जब आप एक सिस्टम पूरा चला रहे होते हैं तो कॉन्टेक्ट बेसिस पे हो जाती है, फिर एरिया चूज हो जाते हैं, हर एरिया में कोई ना कोई ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे हर वक्त 500-1000 राशन पड़े हुए होते हैं उसी एरिया के। फिर उनका मंथली पूरा कंट्रोल करना, किसी को एक दफा राशन देना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको 12 महीने चलाना उसी बंदे को थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं देखता हूँ लोग एक दफा तो दे देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करते, तो हम एक डेटाबेस पे काम करते हैं जिससे हम पूरे 12 महीने पे उसको कंट्रोल करके उसके यहाँ तक पहुंचाते हैं राशन। ओके, अच्छा, आजकल हम, क्योंकि आपका रियल स्टेट से भी ताल्लुक है, रियल स्टेट काफी ज्यादा इस वक्त जो है जरा कमजोर हालत में है, ये बताएगा कि इलेक्शंस के बाद आपके जहन में क्या आता है कि रियल स्टेट को किस तरह से बूस्ट दिया जाए? क्योंकि आपका ताल्लुक रियल स्टेट जो है कारोबार से है, तो नेचुरली आपके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज जरूर होंगी। देखें, हमें पहले तो अभी तक तो हमारे पास जो कॉस्टिंग आ रही है वो इतनी महंगी हो गई है चीजें कि वो कॉस्ट में ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं ला पा रहा और पुराने प्रोजेक्ट्स को हैंड ओवर भी नहीं कर पा रहा, और जमीनें बहुत महंगी हुई हैं। ठीक है, पूरा इस पे कंट्रोल करके उसका कोई लायमल गवर्नमेंट के साथ बैठ के बनाना पड़ेगा, जब जाके कंट्रोल होगा। चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चीजों में थोड़ा सा वो किया जाए, टैक्सेस में थोड़ी सी कमी की जाए, क्योंकि अगर चीजें महंगी होगी तो टैक्सेस में कमी होनी चाहिए।
देखिए, अब सेटल डाउन होता है इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद यानी हम 2018 के बाद इतनी तेजी से चीजें ऊपर गई हैं कि वो कंट्रोल में रही नहीं है। आपका डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पहुंचनी थी, तो एक वक्त तो आना था ना, चीजों ने रुकना तो था। अब उसको सेटल डाउन करने के लिए पहले इलेक्शंस हो जाए। डर क्यों रहे हैं सब प्रॉपर्टी खरीदने में या बेचने में, खौफ क्यों है? लोगों को नजर नहीं आ रहा कुछ भी, आगे फ्यूचर का पता नहीं चल रहा कि हम अगर आज ये चीज इतने की लेंगे तो कल इसका होगा क्या, इसकी वजह से डर खौफ है। लेकिन कुछ ऐसी जगह तो होती है ना, इंसान को पता होता है कि भाई मुझे यहाँ पे रहना है या मेरा फ्यूचर है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको खरीद लूंगा तो मुझे ये फायदा होगा आगे जाकर। देखिए हर चीज जो है वो आगे का फायदा इस तरह से नहीं इंसान देख सकता कि जी करोड़ों में चली जाए, ठक करके जी ये जो है ये लाखों में आगे बढ़ जाएगी। होता तो इस तरह नहीं है, लेकिन आप ये तो कहना गलत नहीं होगा ना, पाकिस्तानी कौम एक जज्बाती कौम है, अगर रहने के लिए भी जगह ढूंढेगी तो उस पर भी वो सोचेगी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी कितनी, मैं रह भी रहा हूँ तो कैसी जगह, वो इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़े, उस लिहाज से लोग अपना फैसला कर नहीं पा रहे। अच्छा, कुछ सोसाइटीज ऐसी भी तो आ गई हैं जो बोगस होती हैं, लोगों को वो भी तो खौफजदा रखती हैं कि जी कल को ये जो है ये कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसमें कहीं पे कोई केस ना आ जाए हमारे, तो उसमें पूरे पैसे डूब जाएंगे। जी, एक वजह ये भी है कि जमीनों के मसले मसाइल कराची शहर में इतने हैं कि लोग अब डर खौफ का शिकार, नॉट ओनली इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में भी हैं। वहाँ भी हैं, लेकिन कराची में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि क्या बोलते हैं, लोग डर खौफ का शिकार हैं कि कल कोई प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, और ये एक चीज एक अरसे से चली आ रही है। तो यू थिंक सो ये वाला खौफ जो है ये इस वक्त लोगों में जो है वो उनको कमजोर कर देता है। ये खौफ कैसे दूर किया जा सकता है? ये गवर्नमेंट को कोई ना कोई सेटल आउट करना पड़ेगा। दुनिया भर में काम होता है, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, क्या करें ऐसा? पॉलिसीज बनानी पड़ेगी बेसिकली, तो जी कि कोई ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे, जैसे दुनिया भर में होता आ रहा है कि अकाउंट्स खोले जाते हैं ऐसे जहाँ पे लोगों की अमाउंट्स रखी जाती हैं, अगर बिल्डर डिफॉल्ट भी करता है तो नया बिल्डर आके उस चीज को टेक ओवर करके हैंड ओवर करता है। जिस तरह अभी ये नालों का जो सीन हुआ था, कितने लोगों की जायदादें नालों के ऊपर खड़ी हुई थी और वो जो है वो हटा दी गई। इसमें नुकसान बिल्डर तो कहीं भाग गया या बिल्डर जो है किसी का इंतकाल हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, लेकिन जिन लोगों ने वो चीजें खरीदी हुई थी, मैं आज उनके बारे में सोच रही होती हूँ, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या आगे जो है उनको जिनको पैसे मिले भी होंगे नहीं भी मिले होंगे, कितनी मुश्किलात से वो लोग गुजरे होंगे। देखिए, हम लोग हर चीज का मसला ना वक्ती तौर पे निकाल लेते हैं, हम बेस अच्छी नहीं रखते। हाँ। दुनिया में बेस पे काम करा जाता है, हम लोग कभी भी किसी भी चीज, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हम किसी भी चीज की बेस स्ट्रांग नहीं बनाते। अगर हम बेस पे काम करें ना तो हमारी ये चीजों की रुकावटें बहुत कम हो जाएंगी। ये नालों पे बने किस तरह, हमें ये बात समझ नहीं आती। अपना जो अप्रूवल्स वाले इदारे थे उन्होंने अप्रूव कैसे करा, बनाने की परमिशन कैसे दी गई उनको, तो फिर ये बिल्डर्स को पकड़ा गया, फिर ये लोगों की जायदादों को खराब किया गया, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? फिर वो बेस सही नहीं है ना हमारी। अगर हमारी बेस अच्छी हो जाए, सही हो जाए, पॉलिसीज अच्छी हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे अपने। ओके, ठीक है, ये तो हम मजीद इस पे भी बात करेंगे कि लोगों को रिलीफ किस तरह से मिलना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, बिल्कुल बताएं। लेकिन आप ये बताइएगा कि आपने जब दुबई में टाइम गुजारा और उस टाइम आप थे जब वहां पे बड़ा क्रूशल टाइम भी हो गया था, तो इन सब चीजों को मैनेज करना एक इंसान के लिए कैसे मुमकिन होता है? देखिए, वहाँ लॉस हैं, यानी मैं ओवरऑल दुबई की, आप अमेरिका या जनरली दुनिया में किस मुल्क की बात करें तो वो मुल्क लॉस पे चल रहे हैं। मैंने इवन दुबई की अगर आप बात करें तो मैंने दुबई को खुद बनते हुए देखा है। और पाकिस्तान के बारे में और कराची के बारे में, कराची में कहा जाता है जी 70s में, 60s 70s में जो है ट्रेन ट्रम्स चलती थी, अब कहाँ है? दुबई ने तो 2010 के बाद, 11 के बाद ट्रेन चलाना शुरू करी। हमने अपने मुल्क को खुद अपने हाथों से खत्म करा और दुनिया में मुल्कों ने, गवर्नमेंट्स ने, इदारों ने, सबने बनाया अपने मुल्कों को। हम बनाने पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ बातों की हद तक रह रहे हैं। डू यू थिंक अवाम इतनी कमजोर है इस वक्त कि अपना वो हक आर्टिकल 19A भी इस्तेमाल नहीं करती? अवाम फैसला, अब इलेक्शन आ रहा है, करे कि किसी अच्छे पार्टी इलेक्शन के बाद भी अवाम जो है वो बोलती नहीं है, अपने हक के लिए नहीं बोलती है, या वो
अगर कहीं पर उनको लग रहा है कि उनको सहूलत नहीं मिल रही तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है आवाम कभी भी। अगर बोलती भी है तो कोई लोग सुनने वाले नहीं। बट देयर वेज ना, मैं तो कानून के तहत बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताइएगा कि दुबई में अब आप क्या कहते हैं कि यहाँ से लोग जो वहां जा रहे हैं तो वहां पर वो यू थिंक सो इतनी महंगाई में उधर भी वो हैंडल कर पाएंगे चीजें? लोगों को ऐसे लगता नहीं है कि जिस तरह भी आपने लेबर का बताया, लेबर कम्युनिटी, इट्स नॉट सो इजी टू लिव देयर इवन? नहीं, सिर्फ दुबई नहीं जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, और मुल्कों में भी जा रहे हैं। भी मैंने सुना है, काफी जगह जा रहे हैं जहाँ की नेशनलिटी मिल रही है वहां जा रहे हैं लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए जा रहे हैं। किस चीज से तंग आए हैं? लोगों को अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। लोगों के पास घूमने की जगह ही नहीं है, मॉल्स नहीं है, बच्चों का तालीम तो है लेकिन बच्चों का अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देने के लिए नहीं है, इसलिए लोग निकल रहे हैं। हालांकि वो वहां पर भी वही महंगाई, वही चीजें, सब कुछ है, लेकिन उनको माहौल वहां ज्यादा है। अगर आप वो कन्वर्ट करें तो ज्यादा है, लेकिन उनको माहौल वहां मिल रहा है, इस वजह से वो जाना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई एक डिफरेंट वे से, वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की होगी तो हर कोई डिफरेंट वे से देख रहा होता है। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजीज आप समझते हैं कि अब आप कराची के लिए क्या क्या नई स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? कराची पिछले 15 से 20 साल में कोई इतना काम हुआ नहीं है। कराची पे एक साथ हर चीजों पे काम करना पड़ेगा जब जाके कराची, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है कराची, कोई छोटा शहर नहीं है। पाकिस्तान का मेरा ख्याल बड़े शहरों में पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे कराची का ही नाम आएगा, और काफी चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा जब जाके कराची अच्छा होगा। लेकिन मसला ये है कि आज तक हम कचरे और पानी तक से बाहर नहीं आए। बारिशें होती हैं तो पानी भर जाता है, पूरे साल कचरा पड़ा रहता है। हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन चीजों की पॉलिसीज नहीं बना पाए, तो हम बाकी चीजों पे क्या बात करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि यूथ इस वक्त जो है वो किस तरह से देख रही है? जरूर आपकी बात भी होती होगी, बीइंग आप इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के यूथ विंग के सिंध के सदर भी हैं, तो क्या यूथ क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रही है एंड व्हाट दे रियली वांट? मतलब उनको क्या क्या चीजों की कमी तो बहुत सारी है, लेकिन क्या वो मांग क्या रही है इस वक्त यूथ? देखें, यूथ के साथ मसला ये, जो मेरी लोगों से बात होती है, काफ लीग में यूथ की पूरी टीम मेरे अंडर में जो आती है उनसे बात, उनके पास बेचारों के पास डेली बेसिस के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बिजली के बिल के पैसे नहीं है, घर चलाने के पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स बहुत है, बड़ों का लोड बहुत है। अच्छा, फिर उनके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, यूथ के पास यंग ब्लड होता है। अच्छा, हमारे बड़े जो है वो यूथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते, सुनते नहीं है, उनको कह देते हैं आप तो जी बच्चे हैं, आप तो साइड में बैठ जाए। और दुनिया में चीजें चलती यूथ पे, यंग ब्लड पे चलती हैं, ग्रास फुट स्ट्रांग होता है। हम किसी भी स्पोर्ट्स की फील्ड ले लें या किसी भी चीज की फील्ड ले लें, तो यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन चल के ही चीजें आगे बढ़ती हैं। यूथ को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती कि यूथ अपने डिसीजंस खुद कर पाए। ये इस वजह से ही आपको लगता है कि ये इस वक्त प्रॉब्लम्स है? नई टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कमी है, और हम आईटी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? कभी जब मैं यंगस्टर से पूछती हूँ तो कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर चीज डिफिकल्ट के नाम पर वो आसानी मांग रहे होते हैं, जबकि आजकल दौर ही आईटी का है। असल में सहूलतें नहीं है ना उनके पास, उस चीज को परचेज करने की सहूलत नहीं है ना। आप बाहर के मुल्क भी आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह से हम आईटी को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? आईटीज की तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ गई हैं ऑलरेडी। इवन पंजाब में तो आईटी पे काफी अच्छा और काम हो रहा है। बिल्कुल। और आईटी तो व्हाई नॉट सिंध? सिंध में बहुत पीछे है, सिंध बहुत पीछे चला गया। पहले लाहौर वाले, पंजाब वाले कराची आते थे, अब कराची वाले लोग पंजाब जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एजुकेशन के हवाले से भी हम देखते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान काफी पीछे, केपीके काफी आगे चला गया, पंजाब बहुत आगे चला गया, लेकिन ये तो सूबे अभी तक जो कमजोर है। इवन जो सिंध से या कराची से जो अब्रॉड शिफ्ट नहीं हो सकते, वो पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ कराची से बेहतर हालत। क्या आपको डिफरेंस लगता है यहाँ पे और वहाँ पर? हालांकि एक मुल्क है, एक जगह है, लेकिन हमारे शहर कराची में काम नहीं हुआ पिछले 18-20 साल में, काम नहीं हुआ। तो आपको ये लगता है कि रियल एस्टेट का काम इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद या लाहौर वगैरह में जरा ज्यादा है? देखिए, रियल एस्टेट का काम या बिल्डर का काम प्रॉपर्टी, बिल्डिंग बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, सोसाइटी बनाना है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर नहीं बनाता, हमारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना है। मैं खाली कारोबारी हवाले से पूछ रही हूँ।
जब तक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, तो कारोबार कैसे आप बेहतर बेसिकली एनवायरमेंट की आप बात करके एनवायरमेंट अच्छा होना जरूरी है, इसलिए लोग कराची से ही शिफ्ट होके दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। हेल्थ वाइज भी आप ये कहते हैं कि बहुत जो है वो फिर पीछे रह जाता है कराची। बिल्कुल, कोई नए हॉस्पिटल डेवलप नहीं हो रहे अभी कराची में, कोई नई चीज तो डेवलप हुई नहीं है पिछले 10 साल में, कहाँ हुई है? अच्छा, क्योंकि आपका जो फैमिली बिजनेस है वो बिल्डर्स के हवाले से भी है, डू यू थिंक सो जो कराची में इस वक्त जो बिल्डिंगें सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही हैं, अब इसको जो है रुक कर थोड़ा सा हमें और आगे की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा और कराची को और फैलाना चाहिए और इसको डिवाइड करना चाहिए बेसिकली? ऊपर की जानिब जाने का रीजन ये है कि देखें जो प्लॉट्स है ना वो बहुत महंगे हो गए, तो अगर आप ऊपर नहीं जाएंगे तो वो आप कॉस्ट भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जो कि गलत है। प्लॉट को एक्चुअल प्राइस पे लाना पड़ेगा। यू थिंक सो इस वजह से भी कि प्लॉट की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं? प्लॉट की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, तो हमें मजबूरन ऊपर जाना पड़ता है। और वो गलत इस सेंस में कि आप किसी भी एरिया ले लें, जिस एरिया में 500 या 1000 गज का घर बना हुआ था, जिसमें एक फैमिली या 2 फैमिली रहती थी, 10 से 12 लोग रहते थे, वहां पे G+15-14 की बिल्डिंग बन गई। उस बिल्डिंग में 300 फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं, 300 फ्लैट्स बन गए। तो उसका सेवरेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि वो बिल्डिंग में रहने वाला भी अब परेशान होता है। बिल्कुल, उनको गैस जो है वो सिलेंडर्स लगाने पड़ रहे हैं बहुत, और इट्स वेरी डेंजरस कि एक बिल्डिंग में सिलेंडर से आप जो है काम कर रहे हैं। तो ये चीजें फिर 1-2 इश्यूज हुए हैं अभी कराची में भी, जिसमें फायर ब्रिगेड्स के भी मसले हुए हैं और आग लगी है, उसमें फायर ब्रिगेड का प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, इस तरह के इश्यूज आए हैं अभी कराची में। सो यू थिंक सो कि इन इश्यूज को रिजॉल्व आसानी से किया जा सकेगा इलेक्शंस के बाद? प्लानिंग से करा जा सकता है, अगर कोई सही प्लानिंग करी जाए बिल्कुल रिजॉल्व करा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा स्पेशली कि आप खुद कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जिससे आप यू थिंक सो यू कैन से कि ये पर्सनालिटी ऐसी है जो बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हमारी? लेकिन वो तो एक ही थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसके अलावा तो कोई नहीं है और कोई नहीं। बस आपको उनकी सबसे खास बात क्या लगती थी? उन्होंने जिस तरह हमें मुल्क दिया है, वरना आज भी हम किसी के गुलाम होते या किसी के साथ होते, जिस तरह हमें आजादी मिली है, यही सबसे बेहतरीन उनका पॉइंट था। इस वजह से आप ये कहते हैं कि वो, नो डाउट अबाउट इट, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी पर्सनैलिटी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी, जिस तरह से उन्होंने अपनी जात से कह सकते हैं बहुत ज्यादा जो है जबरदस्त जिंदगी छोड़कर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करूं। बाकी उनकी कुर्बानियां जो हैं वो हम कोई कंपैरिजन उनके साथ कर ही नहीं सकता है इस मामले में। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कि आप से लोग किस तरह से मुतासिर हो सकते हैं बीइंग सोशल वर्कर, लाइक आप जिस तरह से आप लोगों के लिए सोशल वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को तरगीब दे सकते हैं, किस तरह से यूथ को इस तरफ माइल कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास काफी एक टीम है, खासतौर पे मेरी जो टीम वर्कआउट करती है रमजान में, कोई मेरे पास आता भी करना भी चाहता है तो मैं उसको सिर्फ इतना एडवाइस करता हूँ कि आप खुद आके करो, अपने हाथ से करो। दिस इज रियली गुड। उसमें सिर्फ पैसे से काम नहीं होता, लेकिन अगर जो बंदा खुद करता है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता देता है जो आपके जहन में नहीं होता। अच्छा, सोशल वर्किंग के साथ साथ अगर देखें तो आपका मजहब की तरफ भी बहुत रुझान है और आपने बहुत खूबसूरत और बड़ी बड़ी महफिलें जो हैं वो आपने मैनेज करवाई हैं, स्पेशली नात के हवाले से। आप क्या कहेंगे? मेरा जी बिल्कुल बचपन से उम्रे का और ये सब शौक रहा है, लेकिन पहली दफा इत्तफाक ऐसा हुआ था कि 2007 में मैं यूएई से बाय रोड उम्रे पे गया था। अच्छा, वाह। तो वो कोई 18 से 20 घंटे की जो ड्राइव थी, तो उसके बाद खाने काबा और मस्जिद नबवी में जब गए तो ये एहसास हुआ कि हमारे नबी इन रोडों पे चलते थे। तो वो जो एहसास था, उसके बाद मैंने बाय रोड ही जाना शुरू कर दिया था। अच्छा, जी। फिर वो एक क्योंकि बाय एयर में हम वो चीजें नहीं देख पा रहे थे कि जो हम बाय रोड में देख सके, और उन रोडों पे जब चले तो काफी चीजें, फीलिंग्स ही कुछ और थी, वो बयान नहीं हो सकती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और बाकी महफिलों के हवाले से बताइएगा।
महफिलों के हवाले से है कि महफिलें मैं कराता रहा हूँ, बचपन से चीजें चलती रही और आज भी चलती हैं। वो एक बचपन कितना बचपन था बचपन ये था कोई 16-17 साल के थे। अच्छा, क्वाइट अ लॉट यंग। उस वक्त से ये सिलसिले चल रहे हैं और काफी ऐसी चीजें जो कि मेरे एक दादा के जमाने से चलती आ रही हैं। तो ये आपके फैमिली इनहेरिटेंस आपने ली ना। शहरी के प्रोग्राम हो गए, जो भी त्योहार आते हैं उस पे कोई ना कोई प्रोग्राम हो गए, जो अब कराची में खत्म होता जा रहा है रिवाज एक तरह से। अभी तो फिर भी कंट्रोल में आ गया, एक वक्त में तो बिल्कुल कंट्रोल वो बिल्कुल ही एंड हो गया था। लेकिन आपका ताल्लुक जो है वो बल्कि हमारी बड़ी फेमस पर्सनालिटी आमिर लियाकत साहब से भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और उनके साथ भी काफी शोज वगैरह पे पार्टिसिपेट किया। जी जी, आमिर भाई से तो एक फैमिली रिलेशन था, यानी फैमिली फ्रेंड में ही आता हूँ मैं आमिर भाई के। तो आमिर भाई जब तक थे तो उनसे तो तकरीबन डेली का या वीकली का आप समझ लें मिलना जुलना ये सब था। तो उनके साथ काफी प्रोग्राम्स भी करे और उनके साथ एक बहुत अच्छा लाइफ का पार्ट गुजरा हुआ मेरा। बहुत जबरदस्त। और आपको कितना सुकून मिलता है जब आप मजहबी महफिल जो है उसमें शिरकत करते हैं? वो तो एक अलग बात है कि जी उसमें तो सुकून ही सुकून है और काफी अच्छा लगता है सब करा के भी। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं आता होता, बाज़ दफा लोग ये कहते हैं कि अच्छा आप इतने ज्यादा रिलीजियस भी हैं, एक बड़ा एक डिफरेंट वो कहते हैं ना कि परसेप्शन आपका फिर सामने आता है कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा अपने जो क्लोज लोग होते हैं उनको अपने से करीब ही रखता है हमेशा। जी बिल्कुल ऐसे है। तो ये आप भी अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं इस मामले में? बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर इसमें डाला हुआ है इन चीजों में तो कोई उसकी मर्जी होगी और उसको कोई चीज पसंद होगी, तो इसलिए इन चीजों को तौफीक दी है करने की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अभी इलेक्शंस के हवाले से भी बात करते हैं। इलेक्शंस के बाद भी देखें इंशाल्लाह अल्लाह आपको मौका देता है सीट जीतने का, तो उसके बाद भी आप कुछ मजहब के हवाले से कुछ आप चेंजेस लेकर आएंगे, कुछ ऐसे होता है ना कि महफिलों के हवाले से भी कि डेली रूटीन पे या कहीं अच्छी महफिलें जो है वो दीनी महफिलें होनी चाहिए। अच्छा, मेरे हलके में PS 110 में मेरे विजिट्स तकरीबन डेली चल रहे हैं आजकल। तो मैंने देखा है हिंदू कम्युनिटी भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं। तो मेरा सबसे मिलना जुलना होता है और सबका यही है कि हमारे क्रिश्चियंस का जैसे है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, इसी तरह हिंदुओं का हमारे लिए कुछ करा जाए। तो सबसे मिलना जुलना आजकल इसी पे चल रहा है। ओके। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि आपके हल्के में जैसा डिफेंस आपने बताया, क्या क्या वहां पर आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं और क्या वहां पर लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे? देखें, अभी पहले तो सबको प्रॉब्लम यही आती है कि डिफेंस में आजकल सबसे बड़ा इश्यू पानी का है। जी, लाइनों में पानी आता नहीं और रोडों से पानी हटता नहीं। तो ये इशू तो सबसे पहले रिजॉल्व, वो तो भी रिजॉल्व हो रहा है, काफी ज्यादा हर जगह पे काम शाम चल रहा है, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं है ना। वैसे मैं कह रही हूँ पानी खड़े होने का जो प्रॉब्लम है हाँ, वो काफी हद तक रिजॉल्व हुआ है, लेकिन पानी आने का रिजॉल्व अभी तक कोई सूरत हम टैंकरों पे जी रहे हैं। जी बिल्कुल। यानी हमारे माशाल्लाह इतनी महंगी प्रॉपर्टीज हैं डिफेंस की, लेकिन पानी नहीं आता हमारे पास। बल्कि दूसरे एरिया वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं कि डिफेंस में पानी नहीं आता। लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इतनी नहीं है, चीजें ज्यादा अच्छी हैं वहाँ पे और एरियाज के मुताबिक। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज आप क्या समझते हैं कि अभी बच्चों के लिए या जो ऐसे बच्चे हैं जो जरूरतमंद हैं उनके लिए स्कूल्स वगैरह की कमी है? अभी स्कूल्स की कमीज है, मॉल्स की कमीज है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारे शहर में कम है बहुत। यानी मेरा ख्याल पूरे कराची शहर में अगर रैंकिंग करी है दुनिया भर के मॉल से तो 2 ही अच्छे मॉल हैं कराची में, 2 होंगे या 3 होंगे। जी। लेकिन हमारे शहर को ज्यादा मॉल्स चाहिए, अभी भी स्कूल्स अच्छे चाहिए। ठीक है। मुझे तो कभी ऐसा लगता है लोग शॉपिंग की बजाय मॉल से घूमने जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रोसरी वगैरह के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है हेल्पफुल। ओके। इसके अलावा ये बताइए कि क्योंकि हम अब ये सोच रहे होते हैं कि किस तरह से माहौलियात को बेहतर करें, क्योंकि देखिए ये तो ऐसी चीज होगी, मॉल्स हो गए या जगह हो गई कि जिनको बनाना पड़ेगा। माहौलियात के लिए कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ दरख्तों की जरूरत होती है। तो किस तरह से ये यूथ को कन्विंस करेंगे कि दरख्त ज्यादा उगाएं?
हमने तो खत्म कर दिए ना। हमारे शहर में काफी अच्छे पार्क्स थे, हमने वो खत्म कर दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम एक यूथ का बच्चा अगर एक पौधा भी लगा दे अपने एरिया में, सब चीजें करने, तो काफी अच्छा माहौल क्रिएट हो बनी जाएगा। वो बिल्कुल 3-4 साल लगते हैं उससे में काफी ज्यादा दरख्त जो बेहतर हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे यूथ से? यूथ के लिए ये कहना चाहूंगा कि आगे बढ़े, और अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है 8 फरवरी को, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन ये सोच के दें कि ये बंदा काम करेगा आगे जाके पाकिस्तान की तरक्की के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आज लोगों ने सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।